नमस्कार दोस्तों, भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पहलगाम की बैसरन घाटी में इस पर्यटन स्थल पर भीषण आतंकवादी हमला हुआ। इतना भयानक कि इसने हमारे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इस आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई है। 17 लोग घायल हुए हैं। मरने वाले 26 लोग पुरुष थे। इस ऊंचाई वाले स्थान पर पैदल या खच्चर से पहुंचा जा सकता है, इसलिए बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ा, जबकि स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को वापस लाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया। कम से कम 12 पर्यटकों को पहलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सभी 12 लोगों की हालत अब स्थिर है। इस आतंकवादी हमले में लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। पीड़ितों में से एक मुस्लिम था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम का स्थानीय निवासी था। वह खच्चर चलाने का काम करता था। उनमें से एक ईसाई था और शेष 24 पीड़ित सभी हिंदू थे। वे अलग अलग स्थानों से आए पर्यटक थे। जयपुर के 32 वर्षीय नीरज उधवानी भी संयुक्त अरब अमीरात में काम करते थे। वह छुट्टियों में घर आया हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ शिमला में एक शादी में शामिल हुए और फिर बाद में वे कश्मीर देखने गए। एक अन्य पीड़ित नेपाल का निवासी सुदीप न्यौपाने था। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना, खुफिया ब्यूरो और नौसेना के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिहार से कश्मीर घूमने के लिए एलटीसी पर आए थे। हरियाणा के 26 वर्षीय भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी महज 6 दिन पहले हुई है। वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे। एक हनीमून के बाद उसकी पत्नी विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि वह अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थीं, जब एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि हो सकता है कि वे मुसलमान न हों। यह कहते हुए उसने उसे गोली मार दी। उसने कहा कि वह मुसलमान नहीं दिखता और उसे गोली मार दी। पुणे की मानव संसाधन पेशेवर असावरी ने भी ऐसा ही अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आतंकवादियों को दूर से गोलीबारी करते देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक तंबू में चला गया, लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच गए और अपने पिता से इस्लामी आयतें सुनाने को कहा। और जब वह ऐसा नहीं कर सका तो उन्होंने उसे निर्ममता पूर्वक गोली मार दी। मदद करने वाला कोई नहीं था, न पुलिस न सेना। जो लोग उन्हें खच्चर पर वहां लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उसकी मां और एक महिला रिश्तेदार की वापसी यात्रा में मदद की। कई संचालकों ने उन्हें घोड़ों पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। मेरे साथ कई अन्य लोग भी थे। हमने उन्हें अपने कंधों पर उठाया, उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। करीब 20 मिनट बाद भारतीय सेना वहां पहुंची और उन्हें बचाया। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ का तात्पर्य है प्रतिरोधी मोर्चा। 2 साल पहले जब टीआरएफ ने कश्मीरी पत्रकारों को धमकाया था, तब गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस आतंकी समूह के सदस्य शेख सज्जाद गुल को भी यूएपीए की 4थी अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। खुफिया आकलन के अनुसार यह संदेह है कि लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कसूरी साजिशकर्ताओं में से एक था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार इस हमले को अंजाम देने वाले 4 से 6 आतंकवादी हो सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमला करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच जारी किए हैं। एक सरकारी सूत्र ने द हिंदू को बताया कि संदेह है कि 2018 में पाकिस्तान गए आतंकवादियों में 2 कश्मीरी युवक थे, अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का अहसान। सरकारी सूत्रों ने खुलासा किया कि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भारत में घुसपैठ की थी और उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आतंकवादियों द्वारा कुछ होटलों पर नजर रखने की पूर्व सूचना मिली थी। यदि यह सच है तो इसका अर्थ यह है कि कोई खुफिया विफलता नहीं हुई। खुफिया जानकारी होने के बावजूद यह हमला हुआ। मित्रों, यह आपको पुलवामा हमले की याद दिलाएगा। जून 2019 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि कोई खुफिया विफलता नहीं हुई थी। बाद में फ्रंटलाइन जांच से यह भी पता चला कि 2 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 11 खुफिया सूचनाएं मिली थीं। चेतावनी दी गई कि किसास हमला हो सकता है।
बदला लेने के इरादे से किया गया हमला। पुलवामा हमले के बाद जांच के दौरान मुदासिर अहमद खान को इसका मास्टरमाइंड पाया गया। इससे संबंधित 2 खुफिया सूचनाएं पहले से ही मौजूद थीं। 24 जनवरी 2019 के खुफिया इनपुट में बताया गया कि कुछ आतंकवादियों ने मुदासिर अहमद खान द्वारा आने वाले दिनों में फिदायीन हमला करने की सूचना दी थी। यह ग्रुप शाहिद बाबा ग्रुप के संपर्क में है। यह वही समूह है जिसका सदस्य पुलवामा हमले का हमलावर आदिल अहमद डार था। 25 जनवरी को खुफिया इनपुट में मुदस्सिर अहमद खान के स्थान के बारे में जानकारी थी। मोटे अक्षरों में यह सूचना दी गई कि मुदस्सिर खान को 4 विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ मिदूरा और लामत्राल गांवों में देखा गया था। इस इनपुट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि वे एक हमले की योजना बना रहे थे जिसे अवंतीपोरा या पंपोर में अंजाम दिया जा सकता था। पुलवामा से केवल 16-17 किलोमीटर दूर। कल्पना कीजिए दोस्तों, पुलवामा हमले से पहले भी मुदासिर एक झांत आतंकवादी था जो 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हमले के सिलसिले में वांछित था। 12 फरवरी के एक इनपुट को टॉप सीक्रेट मैटर मोस्ट अर्जेंट के रूप में चिन्हित किया गया था। इसमें ट्विटर हैंडल शाह GT 313 के बारे में जानकारी थी। इसे पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के संचालक संचालित करते हैं। इसने संकेत दिया था कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के मार्ग पर आईडी विस्फोट किया जा सकता है। इसमें आईडी विस्फोटों का प्रदर्शन करने वाला एक वीडियो भी था। यहां तक कि 13 फरवरी को प्राप्त खुफिया जानकारी में भी ऐसी ही अंतिम चेतावनी थी। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी 2500 से ज्यादा सैनिकों को एयरलिफ्ट करने से इनकार कर दिया गया। उन्हें एक ही काफिले में एक साथ भेजा गया। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी ने बाद में इस पर आपत्ति जताई थी। 2547 सैनिकों को भेजना और एक काफिले में 78 वाहन रखना, मेरा मानना है कि यह तकनीकी रूप से गलत था। इसके बारे में सोचो मित्रों, इतनी विस्तृत खुफिया जानकारी होने के बावजूद पुलवामा हमला हुआ। यह कैसे हुआ? असली सवाल यही है। मैं नहीं जानता, क्या आपको पता है? अगर ना तो मुझे पता है और ना ही आपको, तो फिर हम किससे पूछें कि आखिर गलती कहां हुई? मुझे जवाब चाहिए। ये आतंकवादी, उन्हें हथियार और गोला बारूद कहां से मिलता है? ये हमारी सीमाओं के बाहर से आता है और केंद्र सरकार का सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल को नियंत्रित करती है। घुसपैठिए भारतीय क्षेत्रों में घुस आए हैं। घुसपैठिए आतंकवादियों को उकसाते हैं। आतंकवादी हम पर हमला करके भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना ही होगा। आप सीमाओं को नियंत्रित करते हैं। आप पर सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है। आप बीएसएफ, सेना, हर चीज को नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि नौसेना को भी। तो फिर ये विदेशी घुसपैठिए कैसे घुसपैठ करते हैं? कोई भी समझदार व्यक्ति, यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बच्चा भी यह समझ सकता है कि देश की सुरक्षा निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे प्रश्न उनकी ओर लक्षित होने चाहिए। दिसंबर 2016 में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल यह उठता है कि तब से आतंकवादी हमले क्यों नहीं रुके? अकेले जम्मू कश्मीर में ही नवंबर 2016 में नगरोटा आर्मी बेस पर हमला हुआ था। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था। फरवरी 2018 में सुंजवान सैन्य स्टेशन पर हमला। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ। मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट हुआ। जून 2019 में अवंतीपोरा में भारतीय अर्धसैनिक पुलिस पर हमला हुआ था। 2023 का पूंछ राजौरी हमला, 2024 का रियासी हमला और अब 2025 में पहलगाम हमला। एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और हमारे देश के मीडिया में सरकार से सवाल पूछने का साहस नहीं है। मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछना 2014 से पहले की बात है। यहां तक कि ए वेडनेसडे जैसी फिल्में भी रिलीज हुई जिनमें सरकार से आतंकवाद के बारे में सवाल पूछे गए। यही कारण है कि हम सरकार चुनते हैं। हमारे देश पर शासन करने के लिए पुलिस बल, खुफिया विभाग इस कीट नियंत्रण के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर मेरा बच्चा मेरे घर से बाहर निकलता है तो मैं चाहता हूं कि वह बिना किसी डर के कहीं भी और किसी भी समय जा सके। ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उन दिनों लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते थे और राजनेता अपनी गलती स्वीकार कर इस्तीफा दे देते थे। जैसे मुंबई के 26/11 हमले के बाद गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने जनता की मांग के कारण इस्तीफा दे दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दे दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफा देकर कोई महान काम किया है। बात यह है कि किसी भी कार्यशील लोकतंत्र में यह एक बुनियादी बात है, लेकिन हमारे देश ने वह बुनियादी सामान्य ज्ञान खो दिया है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को देखिए।
अर्नब गोस्वामी पहलगाम हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरे विचार में सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि A370 को निरस्त करना वैध था या नहीं। यह समय की बर्बादी थी, क्योंकि न्यायाधीशों के प्रति पूरे सम्मान के साथ वे सुरक्षा स्थिति की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये वही व्यक्ति है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जिसमें पता चला कि पुलवामा हमले के बाद उसने व्हाट्सएप संदेश में लिखा था कि इस हमले में हमने पागलों की तरह जीत हासिल की है। वह पुलवामा हमले को सबसे पहले कवर करने का जश्न मना रहे थे। सरकार समर्थक मीडिया एंकर यह साधारण सवाल भी नहीं पूछ सकते कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों वाली जगह पर समुचित सुरक्षा क्यों नहीं थी। जब आज तक चैनल के एक संवाददाता ने यह बात कहने की कोशिश की तो उसे बीच में ही रोक दिया गया। ये कोई मजाक नहीं है। 2000 पर्यटक एक पिकनिक स्थल पर एकत्रित हुए थे। वहां कोई ड्यूटी पर पुलिस नहीं थी। नहीं, तेज आवाज में संगीत बज रहा था, जिससे संवाददाता की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि बच्चे भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार अपना संयम खो चुकी है। ये बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला था, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं है। नीचे एक सैन्य अड्डा है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मित्रों, 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि सेना में अधिकारियों की वर्तमान संख्या 42,095 है, जबकि अधिकृत संख्या 50,538 है। देश में करीब 8,400 सैन्य अधिकारियों की कमी है और 92,400 सैनिक। कुल मिलाकर सेना 1 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों की कमी से ग्रस्त है। इस कमी के कारण सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहले की तुलना में अधिक तेजी से स्थानांतरित किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस कमी का कारण क्या है। मुझे नहीं पता, लेकिन आइए अगस्त 2022 में दी टेलीग्राफ में प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड के 2 वर्षों के दौरान सेना में कोई भर्ती नहीं हुई। यही कारण है कि सेना में 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है। और अब इस रिपोर्ट का शीर्षक पढ़िए। अगले 3 वर्षों में वे सेना की संख्या में 2 लाख की कटौती करने की योजना बना रहे हैं। क्या इसका कोई मतलब है? मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सेना अपनी सैन्य संख्या को तर्कसंगत बना रही है। इसे वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन पर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वे सैनिकों की संख्या कम करने की योजना बना रहे हैं। विनय नरवाल की बहन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रोते हुए कहा कि उनका भाई 1.5 घंटे तक जिंदा रहा। अगर वहां सेना होती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं था, किसी को भी नहीं। वहां कोई नहीं आया। वह 1.5 घंटे तक जीवित था, लेकिन वहां कोई नहीं आया। अगर सेना वहां होती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं, सेना या पुलिस नहीं। लेकिन जब राजनेता आते हैं तो उनके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया जाता है। उनके काफिले और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार समर्थक मीडिया को इसकी परवाह नहीं है। जब कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण 300 दिनों से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे, तो इनमें से किसी ने भी इस खबर पर रिपोर्ट नहीं की। दूसरी ओर अरबपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को उच्चतम स्तर की जेड+ सुरक्षा मिली हुई है। इसमें कुल 55 सुरक्षा कर्मी हैं, जिनमें से 10 से अधिक उच्च प्रशिक्षित NSG कमांडो हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश के बेटे अनंत की घड़ी की कीमत 600 मिलियन रुपए से अधिक है। नीता अंबानी के नेकलेस की कीमत 5 अरब है। उन्होंने शादी पर 50 अरब रुपए से अधिक खर्च किए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वे सरकारी धन से उच्च प्रशिक्षित NSG कमांडो चाहते हैं। NSG कमांडो को हमारे टैक्स के पैसे से प्रशिक्षित किया गया। सरकार समर्थक मीडिया की इसमें कोई रुचि नहीं है। अरबपतियों और बॉलीवुड हस्तियों को Y+ और Z+ सुरक्षा कवर मिलता है। मुझे मुकेश अंबानी और अन्य मशहूर हस्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि औसत नागरिकों को क्या मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीआईपी राजनेता, व्यवसायी और फिल्मी सितारे हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उनका अधिक सुरक्षा कवर उचित है। लेकिन पहलगाम में जो नागरिक मारे गए, वे भी अपने परिवारों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण रहे होंगे, है ना? अपनी पत्नियों, बच्चों और माता पिता के लिए वे दुनिया से बढ़कर होते। तो सवाल यह है कि आम लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों है? हम रेल दुर्घटनाओं में, भगदड़ में, होर्डिंग्स और पुलों के गिरने से, किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी की रेलिंग के नीचे दबने से, या सड़कों पर खुले मैनहोल में गिरकर मारे जाते हैं, और कभी कभी आतंकवादी हमलों में भी। जब नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है
तो सरकार सेना के जवानों को दिए जाने वाले वेतन और पेंशन की चिंता करना पसंद करती है। विभिन्न राज्यों की पुलिस को देखिए, वे कितने अधिक काम के बोझ तले दबे हुए हैं। मैंने कई वीडियो में इस बारे में बार बार बात की है। हमें अपने देश में पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी करने की जरूरत है। देश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए। लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। नए भारत में कानून व्यवस्था एक मजाक बन गई है जिसका कोई मतलब नहीं है। हर दूसरे दिन हमें सड़क पर किसी की पिटाई का नया वीडियो देखने को मिलता है, जबकि पुलिस कुछ नहीं करती। ये गुंडे खुलेआम किसी स्टूडियो या रेस्तरां को नष्ट कर देते हैं और पुलिस सिर्फ देखती रहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, उन्हें गिरफ्तार करो और शीघ्र सजा दो। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी है कि क्या आपकी सरकार के पास ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए कोई समाधान है? क्या आपकी सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमले दोबारा नहीं होंगे? सलमान खान को आश्वासन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके घर गए, लेकिन आम नागरिकों को आश्वस्त कौन करेगा? मित्रों, बात यह है कि कोई भी सरकार समाधान निकालने के लिए इतना प्रयास क्यों करेगी, जब सरकार समर्थक मीडिया ही सरकार की विफलताओं को उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रहा हो? टीवी समाचार चैनल क्या दिखाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर एक बैठक बुलाई। इन थंबनेल को देखो। क्रोधित मोदी उनके आदेश ने दुनिया को चौंका दिया। सेना को खुली छूट दे दी गई। प्रतिक्रिया शुरू हुई। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वे अपनी कल्पना की दुनिया में जीते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां धरती मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, अपने विषय पर वापस आते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोग जानवर और अमानवीय हैं, घृणा के पात्र हैं। उनकी निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। कश्मीरियों ने शोक के प्रतीक के रूप में बंद रखा। कुछ लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में मार्च निकाला और कुछ लोगों ने पीड़ितों के लिए मोमबत्ती मार्च निकाला। कश्मीर के बाहर जमात उलेमा ए हिंद जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने आतंकवादी हमले की निंदा की। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के दौरान 5,50,000 मस्जिदों से आतंकवाद विरोधी एक मजबूत संदेश दिया जाएगा। पीड़ितों के लिए प्रार्थना की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बांग्लादेश और कतर जैसे कई मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की है। भारतीय मुसलमानों ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आतंकवाद के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। लोगों को धार्मिक आधार पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इस तरह हम आतंकवादियों के इरादों को विफल कर सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी यही चाहते हैं, भारत में धार्मिक नफरत फैलाना, लोगों को एक दूसरे से लड़वाना और अंततः हमारे देश को तोड़ना। क्या कोई सच्चा देशभक्त कभी ऐसा चाह सकता है? कभी नहीं। एक देशभक्त अपने देश को मजबूत बनाना चाहेगा, अडिग रहना। देशभक्तों का एक ही नारा होगा, भारतीय एकता अमर रहे। मैं चाहता हूं कि यदि आप इस एकता के संदेश से सहमत हों तो कृपया नीचे टिप्पणी में लिखें। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा समर्थक इस नारे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं सभी भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे अपने सोशल मीडिया पर लिखें, भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे विश्वास नहीं है कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसा लिखने का साहस कर पाएंगे, क्योंकि ये फर्जी राष्ट्रवादी नफरत फैलाने से लेकर भारतीय एकता की बात करने तक में कोई कसर नहीं छोड़ते। पीड़ितों की पीड़ा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भाजपा छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल से यह भद्दा पोस्ट किया गया। यह एक गिबिली शैली की छवि है जिसके साथ शीर्षक है, उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा, हम याद रखेंगे। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी का इस पर व्यंग्यात्मक बयान है कि किसी त्रासदी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना कभी भी जल्दबाजी नहीं होती। इस पोस्ट से दो बातें स्पष्ट रूप से पता चलती हैं। प्रथम, वे जाति आधारित भेदभाव का समाधान ढूंढने की योजना नहीं बनाते, क्योंकि समाधान ढूंढने के लिए समस्या को स्वीकार करना होगा। उनसे पूछिए कि कितने ब्राह्मण और अन्य उच्च जाति के हिंदू दूल्हों को शादी की बारात में घोड़े पर चढ़ने से रोका गया है। ऐसा क्यों है कि केवल दलितों को ही पीटा जाता है? आपको इस बारे में बहुत सारे समाचार लेख मिलेंगे। उन्हें उनकी जाति के कारण पीटा जाता है ना? दूसरी बात जो ये पोस्ट आपको बताती है वह यह है कि भाजपा देश में धार्मिक नफरत फैलाना जारी रखेगी। आतंकवादियों का एजेंडा हमारे देश को तोड़ना है।
हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, देश को गृहयुद्ध की ओर ले जाना। भाजपा भी इसी एजेंडे पर चलती है। आप सोशल मीडिया पर हर जगह उनके पोस्ट देखेंगे। उनका ध्यान केवल एक ही है, हिंदू बनाम मुसलमान। वे सभी हिंदुओं में भय पैदा करना चाहते हैं, आतंकवादियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने ही देश के मुसलमानों के बारे में, उनके पड़ोसी और उनके मित्र। वे सभी मुसलमानों में आतंकवादियों के प्रति नहीं, बल्कि अपने देश के हिंदुओं के प्रति भय पैदा करना चाहते हैं, उनके पड़ोसी और उनके मित्र। वे संसाधन एकत्र करेंगे और किसे सौंपेंगे? जिनके अधिक बच्चे हैं मुसलमान। ये सब इसलिए कि आप डर के मारे उन्हें वोट दें। मित्रों, यही कारण है कि 2014 से हिंदू सतत खतरे में है। हर तरफ से साल दर साल, महीने दर महीने आपको यही कहानी सुनाई जाती है कि हिंदू खतरे में है। चौंकने के लिए तैयार रहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या 43% से अधिक बढ़ गई है। इसी अवधि में हिंदू जनसंख्या में 7.82% की कमी आई है। इसके बारे में सोचो, यह पागलपन है। यह भारत को गजवाए हिंद में बदलने की साजिश है। वे इसे एक इस्लामिक राज्य में बदलना चाहते हैं, जबकि 2014 से पहले आपने इससे संबंधित कोई भी बात नहीं सुनी थी। सत्ता के लालच में वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करते हैं, जिसका उद्देश्य हमारे देश को तोड़ना है। मुसलमानों में भी भाजपा जैसे कट्टरपंथी और घृणास्पद तत्व मौजूद हैं। आप ऐसे मुसलमानों को यहाँ देख सकते हैं। जब भी किसी हमले की खबर आती है तो वे पोस्ट पर हंसकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो हमारे देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय एकता अमर रहे। जय हिंद।